हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर टॉक में एक नई वीडियो के साथ में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत समझेंगे। क्या होता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। क्या आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत भारतीय संविधान में है या फिर हमारी न्यायपालिका की देन है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ सके। मैं बहुत ही आसान भाषा में उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी। इसके बाद आपको आच्छादन के सिद्धांत के संदर्भ में कहीं भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 संविधान का 13 क्लॉज 1 मतलब हिंदी में कहें तो अनुच्छेद 13 का खंड 1। इसको ऐसे नहीं कहेंगे हम कि 13(1) या फिर 13(1), नहीं, ये पढ़ने का गलत तरीका है या बोलने का गलत तरीका है। ठीक है, और अब आप इस तरीके से बोला करिए आगे से कि 13 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये संविधान की जो भी धाराएं हैं या अनुच्छेद हैं उनको बोलने का पढ़ने का सही तरीका यही है। तो चलिए, इसमें मैंने लिखा है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है। संविधान लागू होने से पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संविधान लागू होने से पूर्व, यानी कि संविधान कब लागू हुआ था अपना, तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 से पहले की ऐसी कोई विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या विरोध करती है तो उस सीमा तक वह शून्य होगी। क्या मतलब है इसका? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये तो संविधान का प्रावधान है और इसी प्रावधान के आधार पर हम देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स या फिर आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत विकसित हुआ है। ठीक है, तो इसको आसान भाषा में हमने कैसे डिकोड किया है देखिए। जैसे लिखा हुआ आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के आधार पर आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स विकसित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार यदि संविधान के लागू होने से पहले की कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उस सीमा तक मौलिक अधिकार उसे आच्छादित कर लेंगे। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना होगा कि संविधान लागू होने से पहले कौन सी विधियां हमारे यहाँ पर लागू होती थी। संविधान लागू होने से पहले हमारे यहाँ पर किसकी सरकार थी, कौन सी विधि या कौन से जो कानून है वो लागू होते थे। तो हमारे यहाँ पर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन की गवर्नमेंट का राज था और उन्हीं की विधियां हमारे यहाँ पर फॉलो होती थी, लागू होती थी। तो उनके द्वारा बनाई गई जो विधियां थी, ठीक है, तो यदि वो संविधान लागू होने के बाद में यदि संविधान के मौलिक अधिकारों का विरोध करती हैं, उल्लंघन करती हैं, तो उस सीमा तक वो शून्य हो जाती थी। ठीक है, भले ही वो रद्द नहीं होती थी। जैसे आगे लिखा हुआ है कि यद्यपि विधि का वह हिस्सा रद्द नहीं होगा तथापि अप्रभावी हो जाएगा। यद्यपि विधि का वह हिस्सा रद्द नहीं होगा तथापि अप्रभावी हो जाएगा। भविष्य में यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन या अन्य किसी कारण से वह विधि मौलिक अधिकारों की विरोधी नहीं रहती तो आच्छादन या ग्रहण समाप्त हो जाएगा और वह विधि पुनः प्रभावी हो जाएगी। मतलब क्या हुआ इसका? चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूँ। मान लीजिए ब्रिटेन गवर्नमेंट की कोई विधि हमारे यहाँ पर या ब्रिटेन गवर्नमेंट का कोई कानून हमारे यहाँ पर लागू होता था, किंतु हमें स्वतंत्रता मिल गई, हमने संविधान बनाया और संविधान बनाने के बाद हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। यदि संविधान लागू होने के बाद ब्रिटेन गवर्नमेंट की कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो वो अप्रभावी हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे ब्रिटेन गवर्नमेंट के किसी कानून में 100 धाराएं हैं। ठीक है, ब्रिटेन गवर्नमेंट के किसी कानून में 100 धाराएं हैं और उसमें से 5 धाराएं ऐसी हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और मौलिक अधिकारों का विरोधी हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों की विरोधी हैं, तो वे धाराएं रद्द नहीं होंगी या फिर पूरा कानून रद्द नहीं होगा। ठीक है, इसमें होगा क्या? इसमें उन धाराओं को अप्रभावी कर दिया जाएगा। अप्रभावी मतलब वो धाराएं लागू नहीं होंगी। ब्रिटेन गवर्नमेंट का पूरा कानून लागू होगा सिवाय उन 5 धाराओं को छोड़ के। 95 धाराएं पूरी तरीके से लागू रहेंगी। 5 धाराओं पर ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण लगने का मतलब है कि वो प्रभावी नहीं रहेंगी, वो किसी पर लागू नहीं होंगी। ठीक है, किंतु
यदि भविष्य में मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर देती है या फिर अन्य किसी कारण से वो 5 धाराएं मौलिक अधिकारों की अब विरोधी नहीं रहती, यानी कि उनका समर्थन करने लगती है, उनके प्रावधानों के अनुरूप हो जाती हैं, तो उस पर से ग्रहण का सिद्धांत हटा लिया जाएगा उन 5 धाराओं पर से, और वे पांचों धाराएं फिर से लागू हो जाएंगी। अर्थात वो पांचों धाराएं व्यक्तियों पर फिर से लागू होंगी। ठीक है, तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स या फिर ग्रहण का सिद्धांत। और इसका अच्छा महत्व क्या है इसका, कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्यों विकसित किया, क्या संविधान में है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम क्या है लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है मैंने कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और आच्छादन के सिद्धांत का महत्व यह है कि एक और इसके द्वारा संविधान लागू होने से पहले की उपयोगी विधियों को बचा लिया गया है, तो वहीं विधि का वह हिस्सा जो मौलिक अधिकारों में बाधा डालता है उसे अप्रभावी बना दिया गया है। ठीक है, अब इसका महत्व ये था और ये है भी अभी भी। और ये विकसित क्यों किया, इसकी वजह भी यही है कि मान लीजिए कि अगर पांच धाराएं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं और 95 धाराएं सही हैं, तो क्या हम इस आधार पर पूरे कानून को रद्द कर दें? तो ये तो कहीं तक तर्कसंगत नहीं है कि यदि अगर 5 धाराएं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं, या मान लीजिए कि यदि कोई सेब की टोकरी है या फिर फलों की टोकरी है, ठीक है, यदि उसमें से 2 सेब खराब हैं या 2 फल खराब है, तो क्या हम पूरी टोकरी के फल फेंक देंगे? नहीं, तो उन फलों को फेंक देंगे या उन फलों को हटा देंगे थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत है, इसका महत्व भी यही है कि मान लीजिए अगर 5 धाराएं यदि संविधान विरोधी हैं या मौलिक अधिकारों की विरोधी हैं, तो क्या इस आधार पर हम पूरे कानून को रद्द कर देंगे? कहीं तक तर्कसंगत नहीं है। इसलिए आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत का महत्व यही है कि उन 5 धाराओं को थोड़े समय के लिए अप्रभावी कर दो, और यदि संविधान में संशोधन करके, मौलिक अधिकारों में संशोधन करके या अन्य किसी कारण से वो धाराएं अब संविधान के संगत हो जाती हैं, संविधान का समर्थन करने लगती है, मौलिक अधिकारों का समर्थन करने लगती हैं, तो उनको दोबारा से लागू कर देंगे। इसका फायदा यही कि पूरा कानून जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट का हो या फिर भारतीय सरकार का हो, तो वो अप्रभावी या फिर रद्द होने से बच जाएगा और भविष्य में वो बचा रहेगा पूरा का पूरा। और तो देखते हैं फिर आगे कि क्या ये भारतीय संविधान में है या फिर न्यायपालिका की देन है। तो मैंने लिखा हुआ है नोट करके कि आच्छादन के सिद्धांत का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिसमें लिखा गया था कि संविधान लागू होने से पूर्व की कोई विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। इसी आधार पर न्यायपालिका ने ये आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत विकसित किया। संविधान में आच्छादन ग्रहण के सिद्धांत का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु संविधान के प्रावधानों के अनुसार के आधार पर आच्छादन ग्रहण का सिद्धांत न्यायपालिका ने विकसित किया, हमारी भारतीय न्यायपालिका ने। ठीक है, तो ये कब विकसित किया फिर न्यायपालिका ने? तो इसके लिए एक केस का जिक्र होता है, आच्छादन का सिद्धांत भीखाजी नारायण ढाकरा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, जो 1955 का केस है। उसमें इस सिद्धांत को पहली बार प्रस्तुत किया गया न्यायपालिका द्वारा, और तभी से ये फॉलो किया जाता है आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत दोस्तों ध्यान रहे कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या फिर पृथक्करण के सिद्धांत का ही हिस्सा है। पृथक्करण का सिद्धांत आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 दोनों को मिलाकर है, और जिसमें आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में संविधान के लागू होने के बाद की कोई विधि जो गवर्नमेंट बनाती है, यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उससे संबंध में है कि उसमें क्या संशोधन किया जाएगा, या वो विधि रद्द हो जाएगी, या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लागू होगा। और 13 क्लॉज 1 हमने देख ही लिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के संदर्भ में, यानी कि संविधान लागू होने से पहले की विधियों के संदर्भ में है। तो यदि इन दोनों खंडों को या दोनों क्लॉज को 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 के प्रावधानों को जोड़ दें तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत विकसित होता है। ठीक है, ये भी न्यायपालिका का ही इनिशिएटिव है, न्यायपालिका की देन है पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने समझा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है। अगली किसी वीडियो में हम और किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर टॉक में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। थैंक यू।